नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 16 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर की आदिवासी राजनीति को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आरक्षण में जाति के आंकड़ों का क्या महत्व है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। स्वामित्व योजना को लेकर के जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा चाइनीज़ ऐप पर जो बैन लगाया गया है सरकार के द्वारा, वह किस तरीके से हमारे देश के घरेलू कंपनियों के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के द हिंदू समाचार पत्र के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है क्वेश्चनिंग द बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा सोमवार को कौशल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है। और इसी को आधार बना करके यहाँ पर इस बात पर चर्चा की गई है कि आखिर उच्च न्यायालय ऑनलाइन जुआ और कौशल आधारित गेमिंग वेबसाइटों पर राज्य के कानूनों को क्यों रद्द कर रहे हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पिछले साल 21 सितंबर को कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य में जुए पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक कानून पारित किया गया था। और यह संशोधन 5 अक्टूबर से लागू हुआ। और यहाँ पर जो गेमिंग वेबसाइट हैं उन्हें भी बैन कर दिया गया। और इसके बाद जो गेमिंग कंपनियां हैं उन्होंने इसके खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की। और यहाँ पर इसका फैसला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी तरह का मामला पहले भी हो चुका है। 3 अगस्त 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु जुआ और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 को गैर संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। उसी तरीके से 27 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए केरल गेमिंग अधिनियम 1960 में जो संशोधन किया गया था, जिसमें ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसे भी असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया था। यानी कि इससे पहले भी मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा और केरल उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया गया है। और हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा भी कौशल आधारित गेमिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया सरकार के द्वारा, उसे रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किस आधार पर ऑनलाइन गेमिंग कानूनों को रद्द कर दिया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि गेमिंग फेडरेशन और कंपनियों के द्वारा अदालत में यह तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1957 में एक मामले में यह कहा गया था कि गेम ऑफ स्किल यानी कि कौशल के खेल को हम जुआ या सट्टा नहीं मान सकते। और यहाँ पर गेम ऑफ स्किल संविधान के अनुच्छेद 1G के तहत संरक्षित व्यावसायिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में जुआ और सट्टेबाजी को अलग रखा था, और वैसे गेम जहां पर कौशल का उपयोग किया जाता है, जहां पर स्किल का उपयोग किया जाता है, उन्हें अलग रखा था। और इसी का हवाला देते हुए गेमिंग फेडरेशन ने इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 3 प्रमुख आधारों पर कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन को रद्द कर दिया है। यहां पर वे आधार हैं व्यापार और वाणिज्य, स्वतंत्रता और गोपनीयता, और भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी। यहां पर कोर्ट का यह कहना है कि यह कानून इन तीनों पर, जो कि लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करता है। आपको ध्यान में रखना है कि अदालत ने कहा कि जिन खेलों में पर्याप्त प्रयास, ज्ञान और कौशल यानी कि सब्सटेंशियल एफर्ट, नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होती है, वे जुआ और सट्टेबाजी नहीं है, उस खेल से अलग हैं।
और यहां पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों पर भरोसा जताते हुए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रमी, फैंटेसी गेम्स, घुड़दौड़ पर दांव लगाने को कौशल खेल माना था, उसी को आधार बना करके इस कानून को रद्द किया है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जहां पर कौशल का उपयोग किया जाता है, ज्ञान का उपयोग किया जाता है, पर्याप्त प्रयास का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम जुआ या फिर सट्टेबाजी नहीं कह सकते हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अलग अलग माना था। और उसी को आधार बना करके कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस कानून को रद्द किया है। यहां पर उच्च न्यायालय का साफ साफ कहना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसमें कौशल शामिल हैं, भले ही उन पर पैसा लगाया गया हो या नहीं गया हो। अदालत ने यह भी माना है कि ऑनलाइन गेम खेलने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने में मदद मिल सकती है और ऑनलाइन गेमिंग का आनंद लेना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आता है। और यहां पर अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत जुआ और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन यहां पर सरकारों को यह समझना होगा कि जुआ और सट्टेबाजी अलग होता है और ऐसे खेल जहां पर कौशल का इस्तेमाल होता है वह अलग होते हैं। आप सभी को पता है कि जुआ और सट्टेबाजी राज्य के विषय हैं। राज्य अपने हिसाब से इनको रोकने के लिए अपने यहाँ कानून बनाते हैं, लेकिन कौशल के खेल पर राज्य कानून नहीं बना सकते। और एक तरीके से अदालत के द्वारा इसे लोगों के मौलिक अधिकारों से जोड़ करके देखा जा रहा है। यहां पर इस बात का ही मुद्दा उठाया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने से ज्यादा अच्छा है कि हम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक नियम के आधार पर बांधें। यहां पर यह कहा गया है कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम नियम बना सकते हैं, हम लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं के साथ इनको लाइसेंस दे सकते हैं, छोटे बच्चों को इन खेलों तक पहुंचने से रोक सकते हैं जैसा कि अन्य वेबसाइट में होता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के बजाय हमें नियम और कानून बनाने चाहिए जिससे कि यह विनियमित हो सके। यहां पर एग्जाम्पल देते हुए समझाया गया है कि तेलंगाना ने 2017 में सबसे पहले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया था और यहां पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेलंगाना में यह देखा गया कि वहां पर अवैध ऑनलाइन ऐप्स में उछाल आया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐप वहां पर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए जो कि अवैध थे और जिनमें से अधिकांश को चीन या अन्य विदेशी देशों के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलना चाहते हैं और इसीलिए अगर बिना सोचे समझे इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यहाँ पर अवैध तरीके से बहुत सारे ऐप चीन या फिर अन्य देशों के द्वारा हमारे देश में लाए जाएंगे जिनका कि इस्तेमाल हमारे देश के लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कहना है विशेषज्ञों का कि प्रतिबंध लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कड़ी प्रक्रियाएं बनाएं, कानून बनाएं, इस क्षेत्र को विनियमित करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है सेटिंग राइट द फोकल पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल पॉलिटिक्स और टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट 5 सहयोगी सदस्यों के साथ साझा की है। इस पर हमने बहुत सारे न्यूज़ को कवर किया है और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यह जो अंतरिम रिपोर्ट लाई गई है उसमें यह कहा गया है कि विधानसभा की सीटों में 7 सीटों की वृद्धि करनी चाहिए और यहाँ पर जो 7 सीटें होंगी उसमें से 6 सीटें जम्मू प्रांत में और 1 सीट कश्मीर प्रांत में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अन्य प्रमुख बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में से एक जो विशेषता है वो ये है कि इस रिपोर्ट में पहली बार शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह पहली बार है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब को सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
आपको यह ध्यान में रखना है कि परिसीमन आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहले की विधानसभा थी उसमें भी अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी। उसमें भी 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में कभी भी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित नहीं किया गया था और इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 9 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है वह बहुत ही विशेष प्रस्ताव है और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता था, लेकिन अभी तक अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती थी। अभी परिसीमन आयोग ने यह प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी 9 सीटें आरक्षित की जाए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि 1991 के बाद अनुच्छेद 332 के तहत संवैधानिक रूप से गारंटीकृत होने के बावजूद भी शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख शेड्यूल ट्राइब हैं वो हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी, और ये चारों के चारों समुदाय और इन चारों के चारों समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में अभी तक उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया था। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि पहले जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा धारा 370 का हवाला देते हुए शेड्यूल ट्राइब को कभी भी आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि गलत है। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए लेखक का ये कहना है कि 2007 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा एसटी कम्युनिटी को आरक्षण देने को लेकर के एक प्रपोजल लाया गया था, लेकिन इस पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इसको लेकर के मतभेद थे, जिसके कारण कभी भी शेड्यूल ट्राइब को वहां पर आरक्षण नहीं दिया गया। तो कुछ पॉलिटिकल बातें हैं यहाँ पर जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है ऑन पॉलिटिकल रिलेवेंस। यहाँ पर वहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनके राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर के चर्चा की गई है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि भले ही यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब को कोई आरक्षण नहीं दिया गया हो, लेकिन ये समुदाय पूरी तरीके से वहाँ पर एकजुट है और इसीलिए 2014 के चुनाव में 9 गुज्जर उम्मीदवारों ने विधानसभा का चुनाव जीता था। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो जीते हुए उम्मीदवार थे वह अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते थे और इसीलिए इनके द्वारा आदिवासी मुद्दों की उपेक्षा की जाती थी और यह उनके मुद्दों को उठाने में असमर्थ रहते थे। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो अंतरिम रिपोर्ट यहाँ पर आयोग के द्वारा पेश की गई है, जिसमें कि 9 सीटों को शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है, इन 9 सीटों में से जो 6 सीटें हैं उन्हें राजौरी और पुंछ जिलों में ही आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है जम्मू और कश्मीर में, उसका मात्र 32% ही राजौरी और पुंछ में रहता है। यानी कि यहाँ पर 68% ऐसे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो इन जिलों से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो 9 सीटें यहाँ पर आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है उसमें से 6 सीटें सिर्फ 2 जिले यानी कि राजौरी और पुंछ में आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जहां पर सिर्फ 32% आबादी एसटी कम्युनिटी का रहता है और बाकी की जो 3 सीटें हैं वह अनंतनाग, गदरबल और बांदीपुरा में आरक्षित करने की बात कही गई है। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि समिति की जो सिफारिश है उससे आदिवासी राजनीति सिर्फ राजौरी और पुंछ में सिमट कर रह जाएगी। हालांकि 68% जो आदिवासी जनजाति है वह इन जिलों के बाहर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि महिला शक्तिकरण के बिना किसी भी समुदाय का विकास संभव नहीं है और इसीलिए वहाँ की आदिवासी राजनीति में भी महिलाओं को एक प्रमुख भूमिका निभानी है और उनकी भागीदारी और नेतृत्व को उपयुक्त रूप से वहाँ पर बढ़ाना होगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि महिलाओं के द्वारा जिला विकास परिषद के चुनाव में अपना नेतृत्व साबित किया गया है और इसलिए महिलाओं को आदिवासी राजनीति में और आगे आने की जरूरत है।
इसके अलावा यहाँ पर यह भी मुद्दा उठाया गया है कि जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी और सिप्पी जो जनजाति हैं वे बहुत ही छोटी जनजाति हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में बकरवाल जनजाति की जनसंख्या मात्र 1,13,000 के आसपास है, गद्दी की जनसंख्या मात्र 46,000 के आसपास है और सिप्पी जनजाति मात्र 6,000 के आसपास है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वहाँ का, वह गुज्जर समूह है और इसीलिए गुज्जरों को बाकी के आदिवासियों का भी ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि इनकी संख्या कम होने के कारण यह राजनीतिक रूप से अपने प्रतिनिधियों को ना चुन पाए, लेकिन अगर गुज्जर ही चुन करके जाते हैं तो उन्हें इनकी भी आकांक्षाओं को वहां की विधानसभा में उठाना होगा, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जो आदिवासी राजनीति है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट डेटा और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कास्ट डेटा को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि अगर हमें आरक्षण को सही तरीके से लागू करना है और आरक्षण को लेकर के जो समाज में झगड़ा दिखाई दे रहा है उसे अगर खत्म करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले कास्ट डेटा को सामने रखना होगा। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि डेटा हमें यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आखिर किसे आरक्षण की आवश्यकता है और किसे नहीं है, और जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन जातियों पर। यहाँ पर कहा गया है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसमें अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो 27% कोटा है उसको बरकरार रखा गया था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दोहराया गया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अपवाद नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत समानता के सिद्धांत का विस्तार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आरक्षण को लेकर के, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे बिना उचित डेटा के बहुत सारे वादे अलग अलग कम्युनिटी को करते आए हैं, जिसके कारण आज देश में आरक्षण को लेकर के बहुत ही ज्यादा बहस देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक दल हमेशा अपने फायदे के लिए बिना किसी विश्वसनीय डेटा को संग्रह किए सत्ता में आने के लिए समुदायों के आरक्षण का वादा करते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो इसके बाद कोर्ट के द्वारा इन आरक्षण को हटा दिया जाता है, जैसा कि मराठा आरक्षण में किया गया। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह ध्यान दिलाया गया है कि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है और उस जनगणना में भले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधित आंकड़ों की जनगणना की जाती है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी को लेकर के ऐसा कोई भी डेटा नहीं लिया जाता। 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किया गया था उसे दोषपूर्ण और अविश्वसनीय बता करके उसके डेटा को रिलीज नहीं किया गया, यानी कि सरकार के पास अभी भी ओबीसी को लेकर के कोई भी एक ठोस डेटा नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। यहाँ पर लेखक के द्वारा कुछ मामलों की चर्चा की गई है जिसमें ओबीसी के डेटा को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा था कि राज्यों को उचित मूल्यांकन करने के बाद ही किसी विशेष वर्ग के पिछड़ेपन का निष्कर्ष निकालना चाहिए। यानी कि अगर कोई राज्य किसी जाति को पिछड़ा मान रहा है तो उसके पास उसके लिए ठोस डेटा होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि इस तरह के निष्कर्ष विशेषज्ञों के अस्थायी निकाय के द्वारा समय समय पर समीक्षा के अधीन होना चाहिए। यानी कि सरकारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है या फिर मिल रहा है उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर राज्य किसी भी जाति को ओबीसी का दर्जा देना चाहता है तो उसके पास एक ठोस आधार होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और जो निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है उस निष्कर्ष का विशेषज्ञों की अस्थायी निकाय के द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, वो भी समय समय पर। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है
कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का धारा 11 ये कहता है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में उन वर्गों को बाहर करने के लिए सूचियों में संशोधन कर सकती है जो पिछड़े नहीं रहे हैं, और नए पिछड़े वर्गों को यहाँ पर शामिल भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम की जो धारा 11 है वो भी ये कहती है कि केंद्र सरकार जब भी जनगणना होता है तो उसके आधार पर मूल्यांकन कर सकती है और जो ओबीसी की सूची है उसको संशोधित भी कर सकती है। यानी कि जो वर्ग पिछड़े नहीं रहे हैं उनको इन सूचियों से हटाया भी जा सकता है, और जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ देना है उन वर्गों को इसमें जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं किया गया है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि एक निष्पक्ष डेटा बहुत ही जरूरी है अगर हम सही में चाहते हैं कि वैसे वर्ग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिले, नहीं तो यहाँ पर इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति होती रहेगी और पिछड़े वर्गों के उत्थान का जो सपना देखा गया है आरक्षण के माध्यम से वह कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लेखक के द्वारा उठाया गया है और कहा गया है कि आरक्षण को लेकर के सरकार के पास एक डेटा होना चाहिए, कौन से समुदाय कौन सी जातियां हमारे देश में सही में पिछड़ी हुई हैं, इसको लेकर के एक डेटा होना चाहिए जिसके आधार पर सरकार को आरक्षण का लाभ इन जातियों को देना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कि आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस, और ये टॉपिक समान अध्ययन 1 भूगोल से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी और यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वामित्व योजना की, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं स्वामित्व। इस योजना का मकसद है ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए करना। और यहाँ पर इस न्यूज में ये बताया गया है कि अभी तक 1,08,337 विलेजेस का ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर 77,116 गांवों का मैप जो है वह राज्यों को सौंप दिया गया है। और जो ऑनरशिप कार्ड हैं यानी कि जो स्वामित्व के कार्ड हैं वह 26,472 विलेजेस को दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये अभी तक ये डेटा सरकार ने रिलीज किया है। ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च किया गया था और अभी सरकार ने इसका डेटा रिलीज किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो स्वामित्व योजना है उसमें सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांवों का एक 3D डिजिटल मैप बना रही है। और यहाँ पर इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में जो मौजूद घर हैं उनके मालिकों को मालिकाना हक देना। तो एक रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाएगा जिससे कि उन्हें बहुत सारा फायदा होने वाला है। यहाँ पर उन्हें क्या फायदा हो सकता है इसको लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर गांव में रहने वाले लोगों को जिनके पास कागज नहीं है मालिकाना हक बताने के लिए, अगर उन्हें सरकार के द्वारा सर्वे करा करके उनके जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाता है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल करके वे अपनी जमीन पर कर्ज ले सकेंगे। अगर हम पंचायत के स्तर पर देखें तो यहाँ पर पंचायतों को टैक्स व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। प्लानिंग करने के लिए उनके पास सही लैंड रिकॉर्ड होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में भी यहाँ पर मदद मिलेगी। ग्राम पंचायतों के द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जाती हैं उनको बनाने में मदद मिलेगा और जो प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हैं उनको दूर करने में भी यहाँ पर मदद मिलने वाली है, यानी कि कानूनी मामले भी यहाँ पर कम होंगे। तो इसको देखते हुए सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना चलाया गया था जिसका डेटा अभी यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो इस योजना के बारे में आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास और समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण 54 और चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है
और यहाँ पर इसी खबर के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है और कहा गया है कि चीनी ऐप के बंद होने से जो एक वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो खालीपन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसे भरने का प्रयास यहाँ पर भारत की आईटी कंपनियों के द्वारा करना चाहिए। उनके द्वारा इन ऐप के बदले अपने ऐप को लॉन्च करना चाहिए, जो कि भारत के लिए बहुत ही सही कदम होगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि इसी को देखते हुए भारत के द्वारा चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि भारत में चीनी ऐप पर प्रतिबंध न केवल एक भू राजनीतिक कदम है, बल्कि व्यापार की रणनीति भी है, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है और उसको लेकर के सरकार ने चीन पर दबाव बनाने के लिए चीन के ऐप को बैन करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो ऐप यहाँ पर बैन किए जा रहे हैं भारत में, उन ऐप के बदले भारत की कंपनियों को अपने स्वदेशी ऐप लाने चाहिए। एक बहुत बड़ा बाजार जो है यहाँ पर भारत की स्वदेशी कंपनियों के लिए बन सकता है और यहाँ पर चीनी तकनीक की अनुपस्थिति में भारतीय उद्योग उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और उत्पाद यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। उन्हें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा जिन ऐप पर बैन लगाया गया है, उनका उपयोग रोजमर्रा के कार्यों में भारतीयों द्वारा किया जाता है और इसीलिए जब ये ऐप यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया है, जिसका फायदा भारतीय उद्यमियों को उठाना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि चीन के द्वारा खुद एक दशक पहले इसी तरह के काम किए गए थे। आप सभी जानते हैं कि चीन में बहुत सारे जो विदेशी ऐप और वेबसाइट हैं वो बैन हैं और इस कारण से चीन में वहाँ की घरेलू कंपनियों को इसका फायदा हुआ और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर बनी जो वहाँ के लोगों के लिए ऐप बनाती हैं, जिसका उपयोग वहाँ के लोग रोजमर्रा के कार्यों में करते हैं। और इसी तरह का काम भारत को भी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारा आईटी सेक्टर है, उसे सिर्फ कॉपी करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इन ऐप से भी ज्यादा अच्छे ऐप बना करके मार्केट में लाने चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि अभी तक जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो बाहर के देशों की जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उससे यहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री है उसे इस अवसर का फायदा उठाते हुए हमारे देश में जो डिमांड है उसे पूरा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर हमें इंटरनेट बाजार में अपने आप को स्थापित करना है तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों को इस अवसर का फायदा उठा करके वर्ल्ड क्लास के ऐप लाने होंगे, जैसा कि चीन ने अपने देश में किया था। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय उद्योग को लाइसेंस देने और विभिन्न नियंत्रणों और संतुलन के साथ विनियमित करने पर विचार किया जा सकता है। इस कथन पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर हमने चर्चा किया है। यहाँ पर आप उत्तर लिखते समय कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें जो बातें कही गई हैं उसका आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई हैं आप उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और अंत में आप ये समझा सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने से अच्छा है कि हम उसके लिए कुछ नियम बनाएं, उन्हें विनियमित करें। और यहाँ पर आप तेलंगाना का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद बहुत सारे इलीगल चाइनीज ऐप वहाँ पर लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने लगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह जमीनी स्तर के विवादों को सुलझाने में कैसे मदद करेगा, चर्चा करें। तो मैंने इस पर आपको कुछ नोट्स दिए हैं, आप उसका उपयोग करें। स्वामित्व योजना क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर आपको यहाँ पर चर्चा करना है। आशा करता हूँ कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।